नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अगस्त का महीना आ गया और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी बड़ी खबर आ गई है। अगस्त शुरू होते ही पीओके में जबरदस्त हलचल तेज है। वहां खुल्लम खुल्ला लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का गुलाम बनकर नहीं रहना, हमें तो हिंदुस्तान में मिलना है। पिछले 72 घंटे से अचानक पीओके में हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नॉनस्टॉप गोलियां चली हैं, कई राउंड्स की फायरिंग हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंदू मुसलमान खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। पीओके का हर बाशिंदा डायरेक्ट मोदी को एड्रेस कर रहा है। हर कोई इंडिया में मिलना चाहता है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तानी फौज इसीलिए खून खराबे पर उतर आई है। पीओके से आ रही गोलियों की ऐसी आवाजें आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी। वहां का कोई भी वीडियो निकालना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तानी फौज हर वीडियो बनाने वाले पर नजर रखती है। हमने बड़ी मुश्किल से वहां के अलग अलग वीडियोस निकाले हैं। पीओके में रहने वाले चश्मदीदों से बात की है। वहां क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बहुत गौर से देखिए रिपोर्ट। पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। यहाँ फायरिंग हो रही है, फायरिंग कर रही है। ये देख ये आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। देख सकते हैं फायरिंग हो रही है, शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है। फायरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यादगार चौक पे। दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो रहा है और फायरिंग हो रही है। एक बंदे को गोली भी लगी है और फोर्स भी मौजूद है। फोर्स भी फायरिंग कर रही है। इस वक्त शदीद तरीन फायरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाज़िर है। पुलिस अलर्ट खड़ी है। ये आप देख सकते हैं, भरपूर तरीके से फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। फायरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। दनादन फायरिंग, देख सकते हैं फायरिंग हो रही है। शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है। जहांगीर दिल की टू पाकिस्तानी फौज की चीख पुकार। खालिद साहब को बता दें अपने साथ एक जो सार्वजनिक जिले दिल है ना, ये यादगार चौक से यादगार मस्जिद की तरफ जो उत्तरी पार की तरफ है उस एरिया में पहुंच जाए। सिकंदर साहब को बता दें। बाजवा की फौज पर हो रहा है सबसे तगड़ा प्रहार। ये देखें, एक जख्मी को गोली लगी है, जिसके बाद ये जख्मी भागता हुआ यहाँ पे आया है। खालिद साहब को बता दें अपने साथ एक तो क्या पीओके में अब की बार आर या पार के लिए इंडिया तैयार? ये आप देख सकते हैं, भरपूर तरीके से फायरिंग हो रही है। ये फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये पुलिस और इनकी आपस में लड़ाई हुई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तांडव शुरू हो चुका है। मोदी को सब पता है। प्रधानमंत्री के पास फुल रिपोर्ट आ गई है। बाजवा एंड कंपनी का बैंड बजना तय है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये पुलिस और इनकी आपस में लड़ाई हुई है। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं, इसको गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान के इशारों पर जो पत्थर कभी बॉर्डर के इस पार फेंके जाते थे, अब उन्हीं पत्थरों से पाकिस्तान का इलाज हो रहा है। जो गोलियां पाकिस्तान कश्मीर में चलवाता था, अब वही गोलियां पाकिस्तानी फौज का सीना छलनी कर रही थी। तस्वीरें आपके सामने, यानी लोहागढ़ में हथौड़ा मारने का टाइम आ गया।
देख सकते हैं फायरिंग हो रही है, शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है। ये हथौड़ा इधर से नहीं उधर से चलेगा। पहला हमला इंडिया नहीं, पीओके में रहने वाले, हिंदुस्तान को चाहने वाले, मोदी मोदी करने वाले बाशिंदे करेंगे। शुरुआत हो चुकी है, वीडियो आने लगे। गोली चले तो चलने दो, गोली चले तो चलने दो, लाठी चले तो चलने दो। पाकिस्तान की कातिल फौज क्यों नहीं छोड़ रहे हमारे 14 अफसरों को? क्यों नहीं छोड़ रहे ये गद्दार गवर्नमेंट? क्यों नहीं छोड़े ये गद्दार हुकूमत? किसी के पाँव बंद है, किसी के क्या अंदर है, क्यों नहीं छोड़ रहे? खाने को रोटी नहीं मिल रही है। हम लोगों ने डरने दिया या जाम किया तो फिर कोई बाप का लाल नहीं है जो बचाने वाला होगा। इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। बाजवा के होश उड़ाने वाले रिएक्शन कैमरे पर आ रहे हैं। तभी तो बाजवा पीओके में पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे लोगों पर गोलियां बरसवा रहा है, हमले करवा रहा है, पकड़ पकड़ के सबको घर से उठवा रहा है। एक एक करके कैमरे पर सारे सबूत आने लगे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग बता रहे हैं हमला कौन करवा रहा है। इंडिया इंडिया करने वालों को मौत की नींद कौन सुला रहा है। खालिद साहब को बता दें अपने साथ एक दो सर्वेंट भी लेना। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं डीएसपी तारुक रावलाकोट और पुलिस की रियासती दहशतगर्दी जो पागली के गांव में घुस चुके हैं और नाते लोगों पर सीधे सीधे स्ट्रेट फायर उन्होंने मारे। जो इस डीएसपी ने यहाँ पे निहत्ते लोगों पे, हम पुरअमन है, निहत्ते लोग हैं, स्ट्रेट फायर किए हैं। इंशाल्लाह इसका जवाब भी इनको मिलेगा। और हम ये नाम नहाद हुकूमत को वार्न करते हैं, नाम नहाद हुकूमत का जो वज़ीर आज़म तनवीर इलियास है, हम उसको वार्न करते हैं कि इस इंतजामिया को लगाम दे, वरना इसका अंजाम भयानक होगा और यहाँ पे आवाम सिविल नाफरमानी पे आ जाएगी। उसके बाद ये पुलिस, इस नाम नहाद पुलिस, ये गुंडागर्द पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। हालिया दिनों जो गिलगित में वाक़या रूनुमा कराया गया, इत्तेहाद चौक पर, यादगार चौक पर जो वाक़या रूनुमा कराया गया, उसके जख्म में 3 अफराद तो जाम बहक हो गए और दर्जनों जख्मी हो गए। बजाय इसके ये जालिमों को पकड़ते, उन कातिलों को पकड़ते जो खुले आम चौक पर हथियार लेकर वीडियोस मौजूद है। पुलिस को माँ बहन की गालियां देकर फायरिंग करता है, उसको पकड़े बगैर क्या कराया गया कि सोशल एक्टिविस्ट को जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ है, हसनैन नमन और सुल्तान मदद साहब को गिरफ्तार किया गया। इंडिया के नजरिए से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से किसी भी वक्त गुड न्यूज आ सकती है और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। पीओके इंडिया में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता है। उस तरफ ये सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। प्रूफ कैमरे पर है, गौर से सुनिएगा प्रदर्शनकारियों में से एक का ऑडियो। कोई गैर मुल्की अफवाह यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इनका इनखला जाएंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, हम ये महसूस करते हैं। हमने हमेशा नए रास्ते दिखाए हैं। आज भी जब यहाँ पे मुकम्मल खामोशी थी, हमने बुनियादी एक स्टेप ले लिया है कि हम उस तरफ एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके दुख दर्द को भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पीओके के जिस शख्स ने इंडिया की तरफ इशारा किया, इंडिया में मिलने का पैगाम दिया, वो कोई आम इंसान नहीं है। ये शख्स पीओके के दिग्गज नेता लियाकत हयात का छोटा भाई है। इन्होंने सीधा मैसेज मोदी को भेजा है, डायरेक्ट इंडिया को एड्रेस किया है कि आओ अब पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर बाजवा के चंगुल से आजाद होना चाहता है, हिंदुस्तान में मिलना चाहता है। इस बयान की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भारत के रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया था
और उसी के बाद वहां हलचल तेज हो गई, प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ गई। जो आखिरी मुकर्रर है ये लियाकत हयात जो अरेस्ट हुए हुए हैं रावला कोर्ट से, उनको कोटली जेल मुंतकिल किया गया है, ये उनके छोटे भाई, और वो कह रहे हैं कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं उस तरफ, यानी श्रीनगर की तरफ, कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। नाजरीन, ये जो मुजाहरे थे और आज हुए हैं और कल भी होंगे, ये रुकने वाले नहीं है। ये मुजाहरे यकीनन भारतीय सरकार की नजर से भी गुजर रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि कश्मीर होम टेरिटरी है, तो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, वो भी इस मामले के ऊपर अपनी आवाज एक आध दिन में जरूर। पीओके के अलग अलग इलाकों में जो हलचल हो रही है उससे पाकिस्तान की बेचैनी बहुत बढ़ रही है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक कश्मीर में आजादी आजादी के नारे स्पॉन्सर कर रहा था, अलगाववादियों को दाना पानी दे रहा था, मगर आज पासा पलट गया है। गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा 3 अलग अलग ऑडियो क्लिप्स। कि ये कब्जा उस डायरेक्टर की मां पे आज नहीं हो रहा, ये कब्जा 19 अक्टूबर 1947 में हुआ था। हम ये समझते हैं कि आज बैठे हुए हुक्मरान इस पाकिस्तान के अंदर चीजों को डायरेक्ट करने वाली असल जो ताकत है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो ये सारी चीजें कर। हम ये समझते हैं कि मायदा कराची करने वाले गद्दार, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने वाले गद्दार, और आज जो बैठा हुआ ये प्राइम मिनिस्टर जो इन्वेस्टर है, ये गद्दार है, ये चाहे हमारी बिरादरी से है या किसी बिरादरी से, और इनके खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद करने की जरूरत है। आप लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये आपके हकूक की बात हो रही है, जब भी आपके हकूक की बात हो, एहतजाज की बात हो, सब लोग इकट्ठे हो जाए। कोई आपको फांसी नहीं लगाएगा। अगर उन्हें इतना शौक है तो आज ये जेलें भरते, हम जेलों में जाने के लिए भी तैयार है। ये बुज़दिल लोग क्या करेंगे? ये खुद डाकू है, ये आप लोगों का क्या कर सकते हैं? पीओके में सिर्फ एंटी पाकिस्तान प्रदर्शन नहीं हो रहे, पाकिस्तानी फौज का भी डटकर मुकाबला किया जा रहा है। बाजवा एंड कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही, ये तस्वीरें देखने लायक हैं। पाकिस्तानी फौज पीओके में गई तो थी एक ऐसे ही प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को अगवा करने के लिए, मगर पीओके में रहने वाले लोगों ने, पाकिस्तान से नफरत करने वाले लोगों ने, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और पाकिस्तानी फौज के काफिले को वहां से भागना पड़ा। अभी प्रोटेस्ट पीओके गिलगित बल्तिस्तान में हर गांव, हर टाउन, इवन हर शहर, हर जगह पे प्रोटेस्ट बहुत ज़बरदस्त जारी हैं, और उन प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने कई हमले किए। ऐसे में एक जगह पे ये प्रोटेस्टर्स को अगवा करने के लिए अरेस्ट तो ये लोग करते नहीं, क्योंकि अरेस्ट के लिए आपको मजिस्ट्रेट का वारंट चाहिए और ये सब चीज़ें, वो इन चक्करों में पड़ते नहीं, ये उठा के ले जाते हैं। सिवाय पंजाब के पूरे पाकिस्तान में आर्मी बगैर किसी वारंट के लोगों को उठा के ले जाती है, खूब टॉर्चर करती है, फिर उनकी लाशें मिलती हैं। लेकिन पीओके में जब ये लोग गए ना उनको उठाने के लिए, तो पूरे इलाके की पब्लिक जमा हो गई, और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये केपीके या बलूचिस्तान नहीं है कि यहाँ से तुम उठा के ले जाओगे, हाथ भी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान समझ चुका है, पीओके भड़क चुका है, वहां के लोग अब टस से मस होने को रेडी नहीं है, इसलिए बाजवा के गुर्गे अब खून खराबे पे उतर आए हैं, गोलियां बरसाने लगे हैं, जान से मारने लगे हैं। फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी फौज जिन लोगों का सीना छलनी नहीं कर पा रही, उन्हें जबरन उठाया जा रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है। एक एग्जाम्पल कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। पीओके में रहने वाले बासित ने आप बीती सुनाई है। पाकिस्तानी फौज के मेजर आबिद ने इसके साथ क्या क्या किया, एक एक डिटेल कंपा देने वाली है।
भाई ये देख रहे हैं भाई आपका नाम क्या है? बासित बैरिया टाउन का एम्प्लॉय है। और ये जिस्म पे आप निशान देख रहे हैं, ये पूरे जिस्म पे ऊपर भी है, मुंह पे भी है। मैं दिखाता हूँ आपको, चेहरा दिखाइए आप, ये चेहरे पे देखें जरा आप। ये किसने मारा है आपको? मेजर आबिद ने मुझे मारा है। मेजर आबिद बैरिया टाउन में होते हैं? होता है मेजर सिक्योरिटी है। तो फिर वो जोर पे इसने मुझे मारा है, सब तशद्दुद इसने मुझ पर करा है। और कितने घंटे मारता रहा? ये देखें, ये तो मुझे नहीं लगता कोई इंसानों वाला काम है। बताएं कितने बंदों ने मारा है आपको? अकेला था वो। अकेला था? और 6-7 बंदे थे वहाँ पे खड़े हुए। पीओके का बासित अकेला शख्स नहीं है। पाक फौज हर उस शख्स को बेरहमी से पीट रही है, मार रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के हक में आवाज बुलंद कर रहा है। किसी के शरीर को ब्लेड से काटा जा रहा है, किसी जख्मी के शरीर पर मिर्ची डाली जा रही है। और जब इतने से मन नहीं भर रहा तो हॉस्पिटल बेड पर पड़े लोगों को हथकड़ियां लगाकर डराया धमकाया जा रहा है। हमारे एक साथी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उनके जिस्म को नाजरीन ब्लेड से काटा गया 4 दिन पहले। ब्लेड से काट के इस पर भी रुके नहीं, वो उसके अंदर मिर्चें डाली, उसके जख्मों के अंदर मिर्चें डाली। पाकिस्तान कितना भी टॉर्चर क्यों ना कर ले, कितनी भी गोलियां क्यों ना बरसा ले, वो आज तक पीओके की आवाज दबाए बैठा था। मगर अब सिचुएशन बाजवा के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है और इंडिया के लिए बिल्कुल सटीक स्ट्रेटेजी इनसाइड पीओके बनती दिख रही है। शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है। पूरा पीओजे बंद है, यानी कोई शहर ऐसा नहीं है, पलंदरी हो, चकसवारी हो, मीरपुर हो, रावलाकोट हो, कोटली हो, बिम्बर हो, बाग हो, कोई शहर नहीं है जो बंद ना हुआ। यानी टोटल पहिया जाम स्ट्राइक। कई जगह पे 7 दिन से धरना है, कई जगह पे 72, 74, 75 दिन से स्ट्राइक चल रही है, कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं। यानी इस वक्त हालात बहुत जो है ना, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए नाजुक, और हमारे लिए हालात जो है वो जश्न का समा पेश करें। पाकिस्तान ने पीओके को पूरी तरह से निचोड़ लिया है। पीओके की आवाम का गुस्सा इसलिए भी फट पड़ा है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर टॉर्चर, प्रोटेस्ट करने वालों के घर पर पाकिस्तानी सेना की रेड, लोड शेडिंग का विरोध, जमीनों के खनन का विरोध, बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो हैं ही। अब तो पाकिस्तानी फौज पीओके में रहने वाले लोगों की जमीनें भी हड़पने लगी है। प्रूफ आपके सामने है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से यही तो करता आया है, मगर अब पीओके ने ठान लिया है, इंडिया में मिलने का मन बना लिया है। उधर ताइवान के पिछले 24 घंटे से हाई अलर्ट है। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 18 घंटे ताइवान में रुकी और दोपहर 3:30 बजे उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। लेकिन अभी तक चीन का पारा डाउन नहीं हुआ है। चीन अब तक धमकी दे रहा था, अब धमाका करने की तैयारी में है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के साथ अमेरिका ने अपनी लाइन क्लियर कर दी, जो ताइवान को छेड़ेगा उसको वो छोड़ेगा नहीं। चीन की भी लाइन क्लियर है, ताइवान के लिए जंग भी करनी पड़ी तो वो भी मंजूर है। Three, 2, 1 जंग होगी, आज नहीं तो कल होगी, ये चीन बार बार कहता है। ताइवान भी मानता है। और अमेरिका भी जानता है। धमकाना, डराना, चेतावनी देना, इनका वक्त खत्म हो चुका है। अब काउंटडाउन शुरू है। युद्ध की घड़ी टिक-टॉक कर रही है। पहला कदम बढ़ा दिया गया है। अब आगे क्या होगा?
इस वक्त ताइवान से महज 16 किलोमीटर चाइनीज जंगी जहाजों ने घेरा बना रखा है। ताइवान की 6 जगह से घेराबंदी कर रखी है। चीन ने अपने सबसे खतरनाक वॉरशिप ताइवान के पास भेजे। चीन दावा कर रहा है वो 4 दिन तक युद्धाभ्यास करेगा और ये लाइव वॉर एक्सरसाइज होगी। लाइव वॉर एक्सरसाइज मतलब सब कुछ ठीक वैसा होगा जैसा युद्ध में होता है। असली गोली, असली गोले, असली मिसाइल। अमेरिका और ताइवान ने जो कदम उठाया है उसके लिए ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। ईस्टर्न थिएटर कमांड फुल एक्सरसाइज करेगी जिसमें समंदर आसमान में गाइडेड वेपन से लाइव ऑपरेशन होगा। जो भी ताइवान की आजादी की बात कर रहे हैं हम उनको सीधे तौर पर वार्निंग दे रहे हैं। ईस्टर्न कमांड चीन की सुरक्षा के लिए तैयार है। चीन कैसे अटैक करेगा, उसकी मिलिट्री पॉलिसी कैसे होगी, ये समझने के लिए पहले चीन की मिलिट्री वर्किंग को समझना होगा। चीन की सेना 5 थिएटर कमांड में बटी है। पूर्वी थिएटर कमांड, दक्षिणी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। पूर्वी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर नानजिंग में है। दक्षिणी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर गुआंगझो में है। पश्चिमी थिएटर कमांड का हेड ऑफिस चेंगदू में है। ये कमांड एलएसी को देखता है। उत्तरी थिएटर का शेनयांग में है और सेंट्रल थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ऑपरेशन ताइवान की जिम्मेदारी ईस्टर्न थिएटर के पास है। ताइवान में जंग होगी तो ये जंग ईस्टर्न थिएटर ही लड़ेगी और इस जंग का नेतृत्व करेंगे जनरल लिन जियांगयांग, जो शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद जनरल है। चीन कैसे अटैक करेगा, ताइवान कैसे अपना बचाव करेगा और अमेरिका कैसे जवाब देगा, आपको एक एक डिटेल देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए आखिर इस महायुद्ध की नौबत आई कैसे। यह है नैन्सी पेलोसी, अमेरिका की हाउस स्पीकर और सबसे ताकतवर महिला राजनेता। नैन्सी से सिर्फ शी जिनपिंग नहीं डरते हैं, बल्कि पेलोसी से चीन का हर नेता घबराता था और घबराता है, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार को लगता है कि नैन्सी आएंगी तो चीन में लोकतंत्र भी आ जाएगा, उनकी सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये तस्वीर साल 1991 की है। इस वीडियो में जो लेडी आपको दिख रही है ये नैन्सी पेलोसी है। अब जरा गौर से देखिए, इनके हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा है जो लोग चीन में लोकतंत्र की लड़ाई में मारे गए उनके लिए। नैन्सी ने यह पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में थामा था। तियानमेन स्क्वायर वही जगह है जहां कम्युनिस्ट सरकार ने लोकतंत्र की मांग कर रहे सैकड़ों छात्रों को मार डाला था। ऐसे में अब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान आई तो उन्होंने चीन को बता दिया ताइवान कभी चीन नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि संदेश कांग्रेस, सदन और सीनेट, डेमोक्रेट और रिपब्लिक के लिए जरूरी है। हम ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि ताइवान सबसे प्रभावी ढंग से अपना बचाव कर सके। लेकिन ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता के हमारे साझा मूल्यों के बारे में भी है और इस संबंध में ताइवान दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की अपनी राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ असुरक्षाएं हैं, तभी वो ऐसे नैरेटिव बना रहे हैं। नैन्सी पेलोसी को चीन ने डायरेक्ट धमकी दी थी। खतरा किस लेवल का था वो आप इससे समझ सकते हैं कि जब नैन्सी पेलोसी ताइवान के लिए रवाना हुई तो उनके प्लेन को 24 फाइटर जेट्स गार्ड कर रहे थे। नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना, वहां खुलकर चीन को ललकारना, ये अमेरिका का चीन को क्लियर मैसेज है। अगर आप वर्ल्ड मैप में चीन और ताइवान को देखें तो चीन इतना विशाल देश है, ताइवान इतना छोटा। आपको भी लगेगा ताइवान भला कैसे चीन के सामने टिक पाएगा, लेकिन फर्क अमेरिका की एंट्री से पैदा होता है। चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो ये जंग आसमान और समंदर में लड़ी जाएगी। चीन अपनी नेवी को लगातार मजबूत बना रहा है, नए नए जंगी जहाज शामिल कर रहा है, बैक टू बैक युद्धाभ्यास कर रहा है। इसका साइड इफेक्ट ताइवान पर पड़ रहा है। जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तो कैसा मंजर होगा, कैसे चीन की मिसाइल का सामना करना होगा, इसकी ड्रिल ताइवान में हो रही है। ताइवान में बिल्कुल वॉर सीन क्रिएट किया गया, बिल्डिंग में धमाके किए गए, प्लेन क्रैश सीन तैयार किया गया, हेलीकॉप्टर भी उड़े, क्योंकि ताइवान को पता है एक ना एक दिन ऐसा होगा। युद्ध के वक्त हर तरह का नुकसान होता है, इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ताइवे सरकार युद्ध के दौरान ऐसे नुकसान से निपट सकेगी।
अगर चीन जंग चाहता है तो ताइवान भी लड़ने के लिए तैयार है। ताइवान में एक बात बच्चा बच्चा तक जानता है और हर कोई मानता है, जब चाइनीज फौज आएगी तो ताइवान आखिरी सांस तक लड़ेगा। जैसे चाइनीज सेना के एयरक्राफ्ट और जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में हलचल है, हम भी उनके हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम अपने देश की रक्षा जरूर कर पाएंगे। जब ऐसी बातें ऑन कैमरा बोली जाती हैं, तो खतरा किस लेवल का है वो समझा जा सकता है। ताइवान चीन के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता है, और जीत मिलेगी तो अमेरिका के आने से। कुछ लोग ताइवान की यूक्रेन वॉर से तुलना करते हैं, कहते हैं यूक्रेन में कहां अमेरिका लड़ा। यूक्रेन में कभी अमेरिका ने नहीं कहा था कि वो जंग का हिस्सा बनेगा, लेकिन ताइवान के लिए वो लड़ेगा, ये अमेरिका का राष्ट्रपति भी कहता है। समंदर की इस लड़ाई में चीन का कोई भी पड़ोसी देश उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस सबके साथ चीन के संबंध खराब है। हर एक देश के साथ समुद्री सीमा विवाद है। ये साउथ चाइना सी के पास अमेरिका की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज है, जिसमें 6 देशों के जवान और जहाज शामिल हैं। ये चीन के लिए एक छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि अमेरिका की ताकत इससे बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने 70 से ज्यादा देशों में छोटे बड़े 800 मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। चीन के आसपास ही दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जबकि चीन के पास विदेश में एक ही मिलिट्री बेस है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर जिबूती में चीन की सेना तैनात है, लेकिन अब वो बलूचिस्तान के ग्वादर में भी नेवल बेस बना रहा है। अमेरिका ताइवान की सुरक्षा की कसम खा चुका है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसको सीधे अमेरिका से लड़ना होगा। चीन और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में दोनों के बीच समंदर से ही आग लगेगी। आपको दोनों देशों की नेवी का कंपेयर ग्राफ दिखाते हैं। अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 2। अमेरिका के 85 डिस्ट्रॉयर्स जंगी जहाज हैं, चीन के पास 36। सबमरीन की बात करें तो यूएस नेवी में 71 पनडुब्बियां हैं और चाइनीज नेवी में 76। अमेरिका की सेना बहुत बड़ी है। उसकी एयरफोर्स और नेवी की रेंज से लेकर टेक्नोलॉजी तक चीन कहीं अमेरिका के बराबर नहीं है। एयरफोर्स की बात करें तो अमेरिका के पास 3236 लड़ाकू जेट्स हैं, जबकि चीन के पास 2049 लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका के पास 4889 हेलीकॉप्टर्स हैं और चीन के पास 1170। इसके अलावा अगर बात करें वॉर एक्सपीरियंस की, तो अमेरिका दुनिया में कहीं न कहीं जंग में शामिल रहता है, जबकि 1962 के बाद से चीन ने फुल फ्लैश वॉर नहीं लड़ा है। साल 1967 नाथुला में भारत से हारा चीन। साल 1969 रूस ने चीन को पीछे धकेला। साल 1979 वियतनाम ने चीन को सबक सिखाया। 1996 ताइवान ने चीन को सीज फायर के लिए मजबूर किया। चाइनीज मीडिया में वही दिखता है जो जिनपिंग के ऑफिस से पास होकर आता है। कम्युनिस्ट सरकार और सेना ताइवान से जंग की बात कर रहे हैं, नैन्सी का विरोध कर रहे हैं, जबकि चीन के अंदर दूसरी ही कहानी चल रही है। अगर चीन को अपने लोगों की परवाह नहीं है तो वो सेना का इस्तेमाल करेगा। अगर उसको जरा सी भी चिंता है तो वो संयम बरतेगा। सरकार को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस मुद्दे को बड़ा नहीं बनाते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। अब जब इतनी हवा दे दी है तो तूफान को रोकना मुश्किल हो रहा है। चीन और अमेरिका दोनों को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे की जरूरत है। हमें लड़ना नहीं चाहिए। चीन भले ही बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जिनपिंग का सच क्या है, चाइनीज फौज का सच क्या है, वो चीन की पब्लिक अच्छे से समझती है। आजादी के 75 साल बाद किसने सोचा भी नहीं होगा कि तिरंगे पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। आज लाल किले से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इसमें सत्ता पक्ष से तो सारे नेता जुटे, लेकिन विपक्ष से कोई नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पर लोग तिरंगा लगाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रोफाइल पर तिरंगा लगाया तो राहुल गांधी ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगे के साथ नेहरू जी की भी फोटो लगा दी। अब राष्ट्रध्वज बड़ा है या नेता बड़े हैं,
तिरंगे को लेकर इसी लाइन पर सियासत हो रही है। इस पूरी सियासत को ठीक से समझाते हैं। न तेरा है न मेरा है, तिरंगा तो सबका है। सियासत कहां है इसमें? भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। त्याग है, बलिदान है, पॉलिटिक्स कहां है तिरंगे में? ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शांति है, एकता और सत्य है तिरंगा। पॉलिटिक्स कहां है तिरंगे में? तिरंगवा पे जान कुर्बान बा, तिरंगवा पे जान कुर्बान बा, तो बोला हरदम रहे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। विश्वास है, मिट्टी की सौंधी खुशबू है इसमें। पॉलिटिक्स कहां है तिरंगे में? लेकिन 75 साल बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब तिरंगे को पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। 2 से 15 अगस्त तक सरकार ने पूरे देश से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। आज बाइक रैली निकाली गई, पक्ष विपक्ष सभी को शामिल होने की अपील की गई, लेकिन सियासत हो गई। विपक्ष ने तिरंगा रैली को बीजेपी की रैली करार दे दिया। सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं कि कहीं न कहीं इस पे राजनीति हो रही है। बहुत सारे बयान आए हैं, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इत्यादि का नाम लिए बगैर केवल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे हम कि तिरंगा हर किसी का है। अगर सभी सांसद इसमें भाग लेते और बिना पार्टी लाइन के, डिफरेंशिएशन के भाग लेते, ये वैमनस्यता कि मैं किस पार्टी का हूं और वो किस पार्टी का है, सरकार किस पार्टी के है, आह्वान किसने किया है और मैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का हूं, ये बाकी कार्यक्रमों में करना संभवतः लगता है कि हम समझ सकते हैं, मगर तिरंगे को लेकर इस प्रकार की पार्थक्यता, उसको कंपार्टमेंट्स में बांटना, यह उचित नहीं है। मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने फोन नहीं किया, फिर भी मैं ये बताता हूं, तिरंगा के लिए कांग्रेस को कोई अगर पाठ ना पढ़ाए तो बेहतर होगी। मोदी जी को पहले सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के तिरंगा के लिए मेहर अली साहब, उनका योगदान मोदी को सोचना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। तिरंगा महात्मा गांधी जी के जो निशान थे वो छीन लिए हैं हमारे हिंदुस्तान की सरकार, और ये खादी के बदले हमारे दुश्मन चीन से मंगाया जाता है सारे तिरंगा, और मोदी की कोई चुनिंदा बिजनेसमैन है हिंदुस्तान में, उनको सारे ऑर्डर दिए जाते। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की जयंती थी। पिंगली वेंकैया जी ने ही राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। उन्होंने तिरंगे को स्वाभिमान का प्रतीक, आजादी का प्रतीक मानकर डिजाइन किया था। उन्हें क्या पता था कि देश आजाद हो जाएगा, उसके 75 साल बाद तिरंगे को लेकर भी बंटवारा हो जाएगा। सरकार का तिरंगा और विपक्ष का तिरंगा। सरकार पिंगली वेंकैया जी का तिरंगा लेकर आई, कांग्रेस नेहरू जी वाला तिरंगा लेकर आ गई। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह जान लीजिए। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। कांग्रेस को लगने लगा कि तिरंगा तिरंगा करके मोदी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, पब्लिक में मोदी का पॉइंट बढ़ जाएगा। अब मोदी का पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बीजेपी का माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन तिरंगा रैली में शामिल न होकर और डीपी में नेहरू जी वाला तिरंगा लगाकर कांग्रेस ने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है।
विपक्ष ने बता दिया कि हम अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग हैं, हम लोगों को तिरंगे से कोई मतलब नहीं, जबकि बाकायदा ऑफिशियल इन लोगों को न्योता गया था, बाकायदा ऑफिशियल इन लोगों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा न्योता गया था कि आइएगा। आज एक समस्त देश में एक सम्मान वाला भाव था, आज सबको जुटना था। आज बहुत मायूस किया इन्होंने बता दिया कि यही तुष्टीकरण ही इनकी राजनीति रही। तिरंगे से इन लोगों को भाजपा से नफरत है, लेकिन इन्होंने भाजपा से चिढ़िए, मोदी जी से आपको चिढ़ है वो बताइए, तिरंगे से आपने चिढ़ दिखाई, ये आज बहुत बहुत दुखद है। मतलब इट्स अ ब्लैक डे फॉर विपक्ष, शेम ऑन देम। यहां समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं और न ही उन्होंने सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को हर घर तिरंगा लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने डीपी में तिरंगा हर देशवासी को लगाने को कहा है। लेकिन पॉलिटिक्स तब शुरू हो गई जब राहुल गांधी नेहरू जी वाला तिरंगा लेकर आ गए। बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी डीपी पर सिर्फ तिरंगा लगाया तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश पौनखेड़ा समेत यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर पूरी कांग्रेस नेहरू जी वाले तिरंगे की डीपी लगाने लगे। नरेंद्र मोदी ने सेल्फी पे तिरंगा लगाने की अपील की थी, अपने डीपी पे तिरंगा की अपील की थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने नेहरू वाला ही तिरंगा लगाया। चाहते तो सिर्फ तिरंगा भी लगा सकते थे, कैसे देखते हैं? चाहता तो सिर्फ तिरंगा भी लगा सकते थे, सरदार पटेल को साथ लगा सकते थे, महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय पिता उनका लगा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों की एक परंपरा बन गई है, उनके डीएनए में आ गए कि एक ही परिवार की स्तुति करनी है और ये 70 साल तक यही मैसेज देते रहे कि इसी परिवार ने देश को शायद आजाद कराया। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ऐसे भारत माँ के हजारों सपूत थे, हजारों हर वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस देश को आजाद कराया था। उन सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर तिरंगा यात्रा जो है उसमें हर व्यक्ति अपने घर पे लगा तिरंगे का मान करे तो ये कांग्रेस के नेता उस बात से बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फैसलों का विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी कई बार सेल्फ गोल करती नजर आती है। तिरंगा मामले में भी ऐसा ही होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी तिरंगे को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नेहरू के साथ तिरंगा को लगाया। वो चाहते तो सिर्फ तिरंगे को भी लगा सकते थे, लेकिन नेहरू की तस्वीर का इस्तेमाल किया। जाहिर तौर पर ऐसे में बीजेपी को ये हमला करने का मौका मिल गया कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती, जबकि बीजेपी की लाइन राष्ट्रवाद की होती है। बीजेपी का ये भी कहना है कि तिरंगा यात्रा संस्कृति मंत्रालय का कार्यक्रम था, जिसके लिए विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें आई नहीं। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। कश्मीर से लेकर यूपी तक तिरंगे में विपक्ष ने सियासत का जमकर कलर डाला। अब तक हिंदू मुसलमान पर बयान देकर विवाद खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बट ने आज तिरंगे पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। भाई जो आदमी अपने देश में रहता है उसका देशभक्त है, उसमें क्या परेशानी? अगर वो झंडा अपने घर पर नहीं लगाएगा तो देशभक्त नहीं होगा क्या वो? तो देशभक्ति झंडे पर ही थोड़ी डिपेंड करती है, आदमी के काम पर, कारनामों पर करती है। आज तिरंगा यात्रा थी, सभी को न्योता दिया गया था, आपको भी भेजा गया था, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, वो उनकी देशभक्ति पे अब सवाल उठ रहा है। हमें तो मिला नहीं। तिरंगा की बात हो रही है तो तिरंगा हाथ में थामने, तिरंगा घर पे लगाने में आपत्ति क्यों किसी को हो रही है? हमसे तो किसी ने कोई सवाल किया ना, भाई वो अपनी मर्जी है, अगर लगाता है तो उसे कौन मना कर रहा है? आपके हिसाब से लगाना चाहिए सर सबको, पूरे देश में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो ये कंपलसरी तो देशभक्ति कोई सिर्फ झंडे पर ही थोड़ी आदमी के अमाल पर है, आदमी के एक्टिविटीज का है, आदमी देशभक्त है नहीं, कंपलसरी नहीं करना चाहिए। झंडा लगा ले, वो देशभक्त हो नहीं तो झंडे से देशभक्त। भक्त साहब मतलब झंडा लगाना कंपलसरी नहीं करना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है? झंडे को लगाना नहीं लगाना ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए आपको लग रहा है? ये तो ठीक है, बहरहाल ठीक है, अपनी मर्जी से आदमी लगाना चाहता है लगाए, तो उसको कौन मना कर रहा है? वैसे बर्ग साहब आप बातें भले ही बड़ी बड़ी कर दें, लेकिन सच तो यह है कि जिस शख्स को तिरंगे को घर पर लगाने और फहराने पर इतना सोचना पड़े, ऐसे बयान देने पड़े, उसकी जुबान से देशभक्ति पर इतनी बड़ी फिलॉसफी समझ से परे है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।